Hello everyone. So we are back with another video from our lesson Rise of Nationalism in Europe. So बेटा कल हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा था. तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के अंदर एक कॉमन चीज़ थी. क्या चीज़ थी वो? कि यहाँ पर जो नेशनल बिल्डिंग का काम किया था, यहाँ पे जो नेशन बिल्डिंग का काम किया था वो कंजर्वेटिव पीपल ने खुद ने किया था. ओके, तब यहाँ पे भी कैसे कंजर्वेटिव रिजाइम खुद यूनिफिकेशन ऑफ इटली लाती है. दैट विल सी इन particular this video. Okay, so before starting our today's class we have some teasers for you. आज का काम है तुम्हारे लिए. वैसे ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था. ओके, एक मैंने तुम्हें बहुत स्पेसिफाइड बहुत बार कंटिन्यूसली मैंने रिपीट करके तुम्हें बोला था वीडियो के अंदर, और एक ऐसा है जो मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली मैनर में पढ़ाया था. जब तुम्हें आंसर्स आते होंगे ना तो ये दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ तुम्हें पढ़ाई हुई ये चीज़. ठीक है, सो आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू इन कॉमेंट सेक्शंस. सो हु इज़ नोन एज दी आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. कल भी मैंने बहुत बार बोला था. ठीक है, वो इंसान कौन था, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा था, क्या है, जितनी भी तुम्हें डिटेल है उस बारे में, उस इंसान के बारे में, उसको बहुत शॉर्ट मैनर में बता देना. मतलब ऐसे नहीं कि तुम एक एक दो दो तीन तीन लाइन्स लिखे जा रहे हो, बस नाम बताना है तुम्हें उसका. Who is known as the architect of German unification? Clear है फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, बैटल ऑफ लिपिंग्स वॉज फॉट इन. चलो तुम्हें मैं ये बता देती हूँ कि हमने इतनी सी हिंट दे देती हूँ मैं तुम्हें. जब तुम्हारी एनसीईआरटी स्क्रॉल करने वाले हो ना तो तुम्हें जो ये सेकेंड वाला है बैटल ऑफ लिपिंग्स, ठीक है, ये तुम्हें मिलेगा पिक्चर्स क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 करके ऐसे तुम्हारे जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, उस फिगर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स के अंदर. उसी एक फिगर में से मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है बैटल ऑफ लेप्जिग. ओके, ये आपको बताना है वॉज फॉट इन, कौन से ईयर में, कौन से साल में ये बैटल, इसकी लड़ाई हुई थी. ठीक है, बस इतना हिंट दे देती हूँ, बैटल ऑफ वाटरलू से पहले का ही है. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे. तो ये दोनों टीजर्स तुम्हें कंप्लीट करने. अब हम लोग आ जाते हैं इटली के यूनिफिकेशन पे. तो जब हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ते हैं तो पहले आप इटली के लाइक जोग्राफिकली मैनर में इटली को समझने की कोशिश करो. जब आप जोग्राफिकली इटली को देख रहे हो इटली में, तो अब ये चीज़ सिमिलर जर्मनी के साथ इसको रिलेट करते जाओ. ठीक है, जैसे जर्मनी थी, ये पूरा जर्मन एम्पायर था, मैंने आपको बोला था. कुछ पार्ट जो था वो ऑस्ट्रिया, कुछ डेनमार्क और कुछ फ्रांस के पास था. उसी तरीके से बेटा यहाँ भी जो इटली है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. ओके, और इटली का ये केवल सर्देनिया वाला जो पार्ट आता है, ये केवल और केवल ये ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है जो इटालियन प्रिंसली हाउस के पास है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो एंसेस्टर्स थे ना इटली के, केवल उनके पास कौन सा था, सर्देनिया वाला पार्ट था. बाकी और दूसरा जो रीजन है वो किसके कंट्रोल में है, अलग अलग एम्परर्स के पास में, अलग अलग एम्पायर्स के रूल अंडर में. तो आप पहले तो जब हम लोग जोग्राफिकल डिवीजन की बात करते हैं तो इटली जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था. नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल और फिर उसके बाद में ये आइलैंड ग्रुप था वहाँ पे. ओके, तो जब हम आइलैंड, इसको एक बार लोकेशन तुम्हें समझ में आ गया इटली का पूरा, तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया था दैट वाज कंट्रोल्ड बाय दी इटालियन प्रिंसली हाउस. जर्मनी में भी क्या हुआ था, सेम चीज जर्मनी के अंदर भी हुई थी, याद करो. डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और कुछ एक अकेला ऐसा पार्ट था जो वहाँ पे जर्मन कंजर्वेटिव्स के पास था, है ना. फिर उन लोगों ने क्या किया, जर्मन कंजर्वेटिव्स जो थे उन्हें क्या लगा था कि भाई अब हमारी सोल ड्यूटी है पूरे कंट्री के अंदर क्या लेकर के आना, नेशनल यूनिफिकेशन लेकर के आना. तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज है, ये अकेले इटालियन प्रिंसली हाउस यहाँ पर बचा हुआ है. तो सर्देनिया को ऐसा लगता है कि भाई पूरे कंट्री को यूनाइट करना है हमें. ठीक है, और ये काम कौन मतलब इनिशिएट कौन करेगा, जैसे वहां पे किसने किया था, प्रूशिया ने किया था, उसी तरीके से यहाँ पे कौन करेगा, सर्देनिया पेडोमिनेंट, सॉरी पेडमिनेंट, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, तो ये सर्देनिया वाला पार्ट जो है ये इनिशिएट करेगा यहाँ पे अपना. तो पहले इसको समझ लेते हैं कि नॉर्थ में किसका कंट्रोल था. नॉर्थ में ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर का यहाँ पे था. ठीक है, अगर मैं बिलो चली जाती हूँ, यहाँ पे सेंट्रल के अंदर अगर मैं बात करें तो यहाँ पे पोप का रूल था. याद कर, पोप पता है ना, मैंने तुम्हें पोप का मतलब पहले भी बताया था. पोप किसे कहते हैं, लाइक जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो होते हैं उनके अंदर जो हेड होते हैं उनको हम लोग पोप कहते हैं. हम लोग जब ये पोप वर्ड को अभी से याद कर रहे हैं ना, हम इसको नेशनलिज्म इन इंडिया में भी वापस यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन पोप थे उनका कंट्रोल हो रखा था सेंट्रल पार्ट के अंदर. जब मैं बिलो में चले जाती हूँ तो यहाँ पर साउथ के अंदर बर्बन फैमिली है. बर्बन फैमिली फ्रांस वाली नहीं है, स्पेन वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे इनका साउथ में इनका रूल था. तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जोग्राफिकली, आपको समझ में आ गया कि जोग्राफिकल डिवीजन अगर हम इटली का देखें तो 4
डिवीजन हो रखे थे यहाँ पे। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर था, सेंट्रल में इट वॉज रूल बाय पॉप, साउथ के अंदर देर वॉज अ कंट्रोल ऑफ स्पेन की एक बॉर्बन किंग्स की फैमिली थी, उन्होंने क्या हुआ था। और उसके बाद में जब हमारे इटली का जो छोटा मोटा पार्ट रहता है, जो इटली के खुद के प्रिंसली हाउस ने कंट्रोल किया था, वो सरदेनिया वाला पार्ट था। ओके तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल समझ में आ गया, तो जोग्राफिकली भी समझ में आ गया और पॉलिटिकली भी समझ में आ गया कि कौन से एरिया पे किसने कंट्रोल किया हुआ था। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ओके सो अब बेटा आपको जब इटली के यूनिफिकेशन को समझते हो तो इन चारों पर्सन्स के बारे में समझ लो, तुम्हें पूरा चैप्टर पूरा इटली का यूनिफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास कौन है, मजीनी, याद करो, वी हैव स्टडीड अबाउट मजीनी। मजीनी कौन थे, याद करो, रेवोल्यूशनरी में जब हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इन्हें क्या बताया गया था, ड्यूक मेटरनिच ने इन्हें सबसे खतरनाक एनिमी बताया था उनके सोशल ऑर्डर का। ठीक है, तो वापस याद करो, मजीनी जो थे वो सबसे पहले इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अंडरटेक की थी, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज फ्रेम करी थी। और सीक्रेट मानते हैं, ठीक है, जब इन्होंने इनिशिएट किया था 1830 के अंदर, नॉट 1830 के अंदर जब इन्होंने इनिशिएट किया था, तो इन्हें इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था, याद है ना, इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कंट्रीज। ओके, पर इनके बाद क्या हुआ, ये कंप्लीट फ्रीडम वहां पे नहीं ले पाए, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कंप्लीट यूनिफिकेशन नहीं लेके आ पाए इंडिया, मतलब इटली का। पर इनकी वजह से लोगों के दिमाग में एक नेशनल यूनिटी या नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गई थी बिकॉज ऑफ इट। इन्होंने लोगों के दिमाग में स्पेसिफाई करवा दिया था कि दैट दिस कंट्री शुड नॉट बी अंडर दी मोनार्किल, और ये जो डिवीजन हो रखा था कंट्रीज का, ये अब नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग केवॉर पे। तो एक एक को पर्टिकुलरली हम यहाँ पे समझते जाते हैं। तो जब से ये गैसेपे मजीनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद में आ जाते हैं केवॉर। अब ये भी चीफ मिनिस्टर है, पूरी जर्मनी की जैसे स्टोरी चल रही है बिल्कुल वैसे ही हमें इटली का समझना है। ठीक है, वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे कौन थे, ऑटोवन बिस्मार्क, उनके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास चीफ मिनिस्टर हैं केवॉर। ठीक है बेटा, ना ही एक रेवोल्यूशनरी थे ना ही एक डेमोक्रेट थे। तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अगर तुम ढंग से पढ़ लो तो ना ही ये मतलब ऐसा नहीं था कि भाई ये इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे इसीलिए इन्होंने इसको सपोर्ट किया, नहीं, बस ठीक है, नॉर्मल थे, कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे काफ़ी अच्छी स्पेसिफिक। तो इनको जब ऑर्डर दिए गए कि भाई आपको हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, इनको जब ऑर्डर दिया गया और आप इनको बोला गया कि आप जा करके नॉर्थ वाले एरिया को जो है वो वहाँ पे जाके लड़ाई करो और उसे फ्री करवाओ। ओके, तो देयर ही वेंट केवॉर ने नॉर्दर्न एम्पायर में पूरे नॉर्थ के अंदर कौन सा एम्पायर था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है ना, उसमें जाके लड़ाई की है और उन्होंने उनको डिफीट कर दिया है 1859 में। ओके, तो अब इनके साथ एक पेकुलरिटी थी कि इनके फ्रांस के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो अब अगर इसको आप समझते हो तो ये तो पार्ट पहले से ही इनका था। इन्होंने फिर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ जाकर के इन्होंने लड़ाई करी, तो अब ये एरिया भी किसके अंदर आ चुका है, इटालियन प्रिंसली स्टेट के पास आ गया। और नॉर्थ एरिया, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को फ्री किसने करवाया था, इसमें किसका रोल आ जाता है, चीफ मिनिस्टर केवॉर का। यहाँ पे समझ में आ गया, क्लियर इतना सा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गैसेपी गरीबाल्दी। अब देखो, ये गैसेपी मजीनी थे और ये गैसेपी गरीबाल्दी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों बहुत अलग इंसान है और दोनों का बहुत अलग अलग रोल है। इन्होंने तो केवल रेवोल्यूशनरी आइडिया जो थी वो लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनर के अंदर इम्प्लीमेंट करवाई थी, इम्प्लीकेशन करवाया था उसका। गरीबाल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए वॉर वगैरह लड़ते हैं कंटिन्यूसली, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब देखो इसको कैसे समझोगे आप लोग कि इन्होंने क्या किया था, विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स, इन्होंने जो आसपास के लोकल पीजेंट्स को इन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है, और उन्हें मतलब ये उन्होंने अगेंस्ट लड़ाई की थी। हम लोग यहाँ पे एरिया वाइज समझने की कोशिश करो, उन्होंने लड़ाई की थी फॉर दी सदर्न एरिया। ओके, यहाँ के आसपास के जितने भी पीजेंट्स थे इन्होंने उन्हें इकट्ठा किया, उनके दिमाग में डाली ये सारी चीज़ें कि भाई वी हैव टू फॉर्म, हमें लड़ाई करनी है और हमें किंग्स ऑफ स्पेन जो है, बॉर्बन फैमिली जो है, उन्हें वहाँ से भगाना है। ओके, तो इन्होंने लड़ाई करी और ऑफकोर्स फाइनली क्या हुए, ये जीते थे। ठीक है, सो with the support of local peasants he was successful to drive out Spanish rule. Clear with this? People were unaware of liberal nationalist
आइडियोलॉजी बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलिटरेसी। मतलब अगर हम देखें इटली के इनिशियल स्टेज की, तो बेटा इटली वॉज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स उस टाइम पे से आ जाता है, ठीक है। वहाँ का लिटरेसी रेट जो था वो बहुत 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 मतलब एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा कम था। इस पर बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, मतलब फ़नी इंसिडेंट से आप इसको समझो कि वो इतने ज़्यादा इलिटरेट क्यों उन्हें बोला गया कि भाई वेरी हाई इलिटरेसी, ऐसा क्यों स्पेशली हम मार्क किया वहाँ पे। सी अब यहाँ पे अगर इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने और समझने की कोशिश करो, तो हमारे यहाँ पे जब नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे तो हम लोगों ने भी देशभक्ति की भावना हुई थी। आज भी जब पेट्रोटिक डेज आते हैं हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी, तब भी हम बोलते हैं ना जय हिंद के नारे वगैरह लगते ही हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो गरीबाल्दी थे इन्होंने भी बेटा नारे लगवाए थे, और उन्होंने उसको किस नेम से लगवाए थे, इटालिया। इसका मतलब ला टालिया इटालिया, जो भी जैसे आप समझते हो, दैट मीन्स वो जय इटली के नारे दे रहे थे। पर वहाँ पे लोगों को क्या लगा कि भाई ये जो हमारा राजा है, अभी आप राजा के बारे में भी हम देखेंगे 4th पिक्चर, अभी हम 3 जनों के बारे में पढ़ चुके हैं, मजीनी, कैवर और गरीबाल्दी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, पीजेंट्स को इकट्ठा किया था और पीजेंट्स के साथ ये नारे लगा रहे थे। तो अब वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो इतने ज़्यादा मतलब बिल्कुल इलिटरेट थे बेटा वो लोग, कि उन्हें ये वो समझ में नहीं आया कि वो किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। बस उन्हें पता है कि भाई हमें लड़ाई के लिए बोला गया है तो हम लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे जो ये जय इटली के जो नारे लग रहे थे, उन्होंने उसको भी किस तरह से इंटरप्रेट कर लिया था कि भाई हमारे जो राजा है विक्टोर एम्यूल सेकेंड, उनकी वाइफ जो है उसे स्पेन वाले लेके चले गए हैं, तो उसे फ्री करवाने के लिए नारे लग रहे होंगे। ओके, है ना फनी इंसिडेंट। सो मतलब इतनी ज़्यादा इलिटरेसी वहाँ पे स्प्रेड थी कि लोगों को लगा कि भाई ये जो विक्टोर एम्यूल्स की वाइफ है उसके लिए यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास में याद करो जो सेम जर्मनी की स्टोरी चल रही है हमारे पास में, वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने कंट्री के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रूशिया को 7 सालों के अंदर वहाँ पे 3 लड़ाई की थी, जब जाकर के वो पूरा यूनाइटेड जर्मनी बना था। तो सेम यहाँ पे केवर हुए जिन्होंने नॉर्दर्न रीजन्स को एक्वायर, मतलब नॉर्थ रीजन के अंदर जिन्होंने लड़ाई करके ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग एम्पायर को फ्री करवाया था वहाँ से, उनसे वो जो था इटली का पार्ट था वो लिया था। यहाँ पे स्पेन के बॉर्बन फैमिली थी जिन्हें पीजेंट्स की हेल्प से किसने वहाँ पे लड़ाई की थी, गरीबाल्दी ने की थी। ओके, अब जैसे उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, अब चलो पहले तो ये चीज़ को समझ लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ नेक्स्ट। अब क्या था, ये एरिया पहले से इनका था, इस पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इस पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे तो उसके तुम्हें सेंट्रल पार्ट के बारे में वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्यों? बिकॉज बेटा अब सी बहुत बेसिक चीज़ थी लोगों के दिमाग में कि भाई नॉर्थ में लड़ाई हुई वो हार गए, साउथ में लड़ाई की वो हार गए, वेस्ट में तो ये लोग पहले से ही हमें कवर करके बैठे हुए हैं। तो अब 3 डायरेक्शन से ऑलरेडी जो था वो इटली यूनाइटेड हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, खुद ने ही सरेंडर कर दिया कि भाई लड़ करके हमारी इज्जत खराब होगी, इससे पहले क्या करते हैं हम खुद ही सरेंडर कर देते हैं, तो थोड़ी बहुत इज्जत तो बच जाएगी। ओके, सो दैट हैपेंड विद देम, इन्होंने खुद ने ही सरेंडर कर दिया था। तो बस इसलिए इन लोगों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। फिर याद करो जब हम लोग जर्मनी की स्टोरी पढ़ रहे थे, तो जब हम लोगों ने जर्मनी की स्टोरी पढ़ी तो हमने वहाँ पे देखा था कि ये जितना भी सारा ड्रामा वगैरह सब कुछ सारी सब चीज़ें हो जाती है पूरे जर्मनी को जो हम यूनाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है वहाँ पे कैसर विलियम फर्स्ट को वहाँ पे राजा बना दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इटली के अंदर भी जो न्यू यहाँ पे राजा बनते हैं वो कौन होते हैं, विक्टोर एम्यूल सेकेंड। क्लियर इट इज, ठीक है। तो बहुत इजी था जर्मनी का इटली का यूनिफिकेशन। एक लड़ाई से नॉर्थ रीजन में लड़ाई करो फ्री करवाया, साउथ में लड़ाई करो फ्री करवाया, बीच वाला जो है अपने आप घबरा करके इसने सरेंडर कर दिया। इन लोगों का पीजेंट्स वगैरह लिटरेसी वाला भी जो है तुम्हें वो विक्टोर एम्यूल वाइफ का वो भी तुम्हें सारा सब स्टोरी क्लियर हो गई है। राजा कौन बने, विक्टोर एम्यूल सेकेंड बने। ओके, आज का होमवर्क करना मत भूलना, और किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट इटली की यूनिफिकेशन से अगर अब भी बाकी है तो mention it in the comment section, it will be explained. Thank you.